हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस चैनल। और हम फिर से जेपीएससी में जो मेंस के लिए देख रहे थे साइंस में, तो आज हम पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे। तो यहाँ पे जो सिलेबस में डिफाइन है, कि ओनली डेफिनेशन पढ़ना है। ठीक है, ओनली क्या पढ़ना है आपको? डेफिनेशंस पढ़ना है। तो बस हम डेफिनेशंस पे ही फोकस करेंगे जो बोला गया। और यहाँ से जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही दिया जाएगा, उसके अलावा कुछ तो नहीं दिया जाएगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही यहाँ पे रहेगा। तो देखिए, वेलोसिटी जो बेग, जिसे बेग कहते हैं, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, जो पर यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा इज नोन एज वेलोसिटी। ठीक है, पर यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी। दैट मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस इज इक्वल टू, सॉरी, इसको हम डी से डिनोट करते हैं, सॉरी वी से डिनोट करते हैं। वी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और एक इस वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में मैंने क्या कहा था? वेक्टर क्वांटिटी में कि उसमें बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, जिसके कारण ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और इसके यूनिट देखेंगे तो मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड, और सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, और इसका जो डायमेंशन है वो m0 LT-1। ठीक है, ये हो गया आपका वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डेफिनेशन सिंपली कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं, बस वहाँ पे जो डिस्टेंस था यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड में जो डिस्टेंस है यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, बस इतनी ही डिफरेंस है। अगला हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। थोड़ा टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में देखेंगे तो पहला टाइप्स है कि आपका यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, तो मैंने पिछला ही वीडियो में बताया था कि एक कोई डिस्टेंस है जिसमें इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब कवर किया जाएगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब कवर किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? तो जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम को, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में नॉन यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम बेसी जब होगा, कि यहाँ से यहाँ 5 मीटर है और यहाँ से यहाँ 6 मीटर है, यहाँ से यहाँ 8 मीटर है, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आई थिंक ये पता होना चाहिए, 9th क्लास की चीज़ है। और एवरेज वेलोसिटी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या बोलता है आपका? तो रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका मतलब जो टोटल समय लगेगा, मान लीजिए कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है, वो D1 D2 D3 कितने कितने समय में? T1 T2 और T3 समय में, T1 T2 T3 समय में। तो इसका एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा? D1 प्लस D2 प्लस D3 बाय T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है, बाई T1 प्लस T2 प्लस T3 हो जाएगा आपका क्या? डिस्प्लेसमेंट। T1 T2 T3 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी, औसत बेग जिसे बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में देख लीजिए वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? बेग। तो हिंदी में एक बार बोलेंगे तो प्रति एकांक समय में वस्तु जितनी दूरी विस्थापित होगी, ठीक है, विस्थापित होगी, उसे हम क्या कहेंगे? बेग कहेंगे। ठीक है, सिंपली हिंदी में। अब एवरेज वेलोसिटी हो गया। अब हम देखते हैं जो अगला हमारा टॉपिक था, ग्रेविटी था। अगला टॉपिक में जो है ग्रेविटी है, बट यहाँ पे हम पहले ग्रेविटेशन को जान लेते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशन क्या है? तो ग्रेविटेशन क्या? एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, दिस अट्रैक्शन फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, याद रखिएगा ये एक फंडामेंटल फोर्स है। ठीक है, ये कैसा फोर्स है? तो एक फंडामेंटल फोर्स है। कैसा फोर्स है? एक फंडामेंटल फोर्स है। नेचर इसका कैसा है? फंडामेंटल नेचर है। तो एवरी ऑब्जेक्ट, जो भी जितने भी ऑब्जेक्ट है, सब एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और इसी फोर्स को, जो अट्रैक्शन फोर्स है, दिस फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशन। दिस फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशन। ठीक है, दिस फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशन, और इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल
फोर्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये ग्रेविटेशन फोर्स क्या फंडामेंटल फोर्स है। टोटल 4 फंडामेंटल फोर्स है, ठीक है, टोटल 4 फंडामेंटल फोर्स है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये ग्रेविटेशन फोर्स भी एक फंडामेंटल फोर्स है। तो ग्रेविटेशन फोर्स है क्या, तो एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड दिस अट्रैक्शन फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। यही अट्रैक्शन फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। अब हम देखते हैं ग्रेविटी के बारे में, ग्रेविटी है क्या। देखिए जो ग्रेविटी है, हाँ, ग्रेविटी को हम जी से डिनोट करते हैं, ठीक है, गुरुत्व जिसको बोलते हैं। ग्रेविटेशन उतना मतलब टॉपिक में है नहीं तो उतना पढ़ना नहीं, लेकिन ग्रेविटी को हम देखते हैं जो टॉपिक में दिया हुआ है, ठीक है, टॉपिक में दिया हुआ है तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ ग्रेविटी है क्या, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स द अर्थ एन एक्सेलरेशन इज इन्वॉल्व and this acceleration is due to earth gravitational force is called the acceleration due to gravity। जब बॉडी मान लीजिए कि ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, जैसे यहाँ पे कोई बॉडी है और वो इस तरह से फॉल हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई बॉडी है और वो इस तरह से नीचे की ओर गिर रहा है, ठीक है, वो इस तरह से नीचे की ओर गिर रहा है, ठीक है, इस तरह से नीचे की ओर गिर रहा है। तो जब वो नीचे गिर रहा है तो जो ग्रेविटेशन फोर्स है, जो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ये बॉडी जो गिर रहा है तो इसके कारण एक एक्सेलरेशन तो जनरेट होगा। आपको सभी को पता है कि जब बॉडी मूव करती है तो एक्सेलरेशन जनरेट होता है। तो जब बॉडी मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है। तो ये एक्सेलरेशन किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, किसके कारण, ड्यू टू अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स उसके कारण। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, जी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ द एक्सेलरेशन। अगर आपसे पूछे कि कौन सा क्वांटिटी है तो देखिए एक्सेलरेशन कौन सा क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, जी, जी भी तो एक्सेलरेशन ही है ना। और ये एक्सेलरेशन किसके कारण, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, किसके कारण, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है उसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलेंगे। तो मेरा घर में कुत्ता हो या सोनिया गांधी का घर में कुत्ता हो, पैर तो उसका 4 ही होंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये एक टाइप का एक्सेलरेशन है। तो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों कहा जाता है और जी का क्या डेफिनेशन है वो भी समझ में आ गया होगा। तो इसका एसआई यूनिट देखते हैं। तो देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन का जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसे ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगा, दोनों सेम चीज़ है। तो इसका भी एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0 L t-2, ठीक है, क्या होगा, m0 L t-2। और जो जी का मान है, जी का मान है वो जी का मान अर्थ में कितना है, 9.8, ठीक है, जी का मान कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, आसान क्वेश्चन बट बहुत साइंस वाले बच्चे नहीं जानते तो पूछ सकता है। और ये आपका डायमेंशन सभी का लिख लीजिएगा, ठीक है, डायमेंशन सभी का लिख लीजिएगा, पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। और ये जी वेरी करता है, ठीक है, जैसा कि जी वेरी करता है, किस तरह से वेरी करता है उस पर हम बात करते हैं। यहाँ पे वेरिएशन ऑफ जी देखिए इस तरह से बना हुआ है और इस तरह से हम जब ऊपर जाएंगे, जब यहाँ सेंटर जाएंगे और जब सेंटर में होंगे तो आउटसाइड ऑफ द अर्थ जी का वैल्यू क्या होगा, जी डिक्रीज होगा, 9.8 से कम हो जाएगा, ठीक है। इनसाइड द अर्थ वैल्यू ऑफ जी इज इंक्रीज, जब अंदर जाएंगे तो क्या होगा, जी का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। एंड एट द सेंटर ऑफ अर्थ, जब सेंटर में रहेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जब सेंटर में रहेंगे तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब जी सेंटर में रहेंगे तो जी का मान क्या हो जाएगा, 0, याद रखिएगा जी का मान क्या हो जाएगा, 0। तो ये रहा वेरिएशन ऑफ जी, ये रहा वेरिएशन ऑफ जी जो पूछ सकता है कि कहाँ ये किस तरह से वेरी करता है जब ऊपर या फिर इनसाइड द अर्थ या फिर सेंटर में रहते हैं तब, ठीक है। तो ये रहा आपका ग्रेविटी के बारे जो कि आपका टॉपिक में दिया हुआ है, ठीक है, और सभी चीज़ मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं थोड़ा मास, ठीक है, मास के बारे। देखिए मास क्या है, तो मास ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन द बॉडी। मास क्या डिफाइन करता है, कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर उस बॉडी में है, कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर उस बॉडी में है, ठीक है, कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर उस बॉडी में है तो उसे हम क्या कहेंगे, मास कहेंगे, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, मास कहेंगे। सिंस मास इज अ बॉडी ऑफ मेजर टू इनर्शिया ऑफ द बॉडी, सो मास इज ऑल्सो नोन एज द इनर्शियल मास, ठीक है। ये इनर्शिया, बॉडी का इनर्शिया बताता है, मतलब बॉडी का इनर्शिया को मेजर करते हैं तो इसीलिए हम इनर्शियल मास भी कहते हैं। तो याद रखिएगा अगर आपका वेट 60 kg दिखा रहा है इसका ये मतलब नहीं कि आपका मास भी 60 kg का ही है, ठीक है, आपका मास भी 60 kg का है।
आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अभी आपको डिफरेंस पता चल जाएगा थोड़ा देरी में जब हम वेट को पढ़ेंगे। तो क्या बोल रहा है आपका ये मास क्या डिफाइन कर रहा है? तो मास डिफाइन कर रहा है कि बॉडी, मास ऑफ द बॉडी डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मोशन, ठीक है, क्या क्वांटिटी ऑफ मोशन, सॉरी क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी, कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर उसमें एक्चुअल है, नॉट वेरी फॉर टू जी, ठीक है, मतलब कि एक्चुअल कितना उसमें मैटर है वो उसको बता रहा है, ठीक है, इसे हम इनर्शियल मास भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यूनिट ऑफ मास क्या है, तो केजी, किलोग्राम, ठीक है, और मास एक स्केलर क्वांटिटी है, मास एक कैसा क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है, पूछ सकता है आपको, ठीक है। अगला आपका वेट दिया गया सिलेबस में, तो वेट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए वेट क्या है, ठीक है, द फोर्स विथ which body is attracted by the earth is known as weight, ठीक है, जो अर्थ जो अट्रैक्ट कर रहा है, कोई बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है, तो कोई बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है तो उसी को हम लोग बोलते हैं वेट। जैसे कि मान लीजिए आपका मास 6 kg है, ठीक है, आपका मास 6 kg है और आपको अट्रैक्ट कर रहा है कितना का, ये से 9.8, एक्सेलरेशन कितना होता है 9.8 के हिसाब से, तो हम इसको 10 मान लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट 10 ही मान लेते हैं, 9.8 को 10 मान लेते हैं, तो आपका वेट अर्थ में कितना दिखाएगा पता है, 60 kg का, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं जो फोर्स अट्रैक्ट करता है वो क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो कौन सा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एफ इज इक्वल टू एम जी, देन दिस फोर्स इज नॉन एज वेट, इसी फोर्स को हम लोग जो खींच रहा है अर्थ, उसी फोर्स को हम लोग वेट के ये से नाम से जानते हैं। तो वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी, ठीक है, वेट का क्या हो जाएगा, एम जी। देयर मीन्स यूनिट क्या हो गया इसका ये एक टाइप का फोर्स ही है, तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन। ये सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत जन केजी मारेंगे, बट केजी होता है, बट वेट का जो यूनिट है वो क्या होता है, न्यूटन, ठीक है, याद रखिए, क्यों, बिकॉज दिस इज अ टाइप ऑफ फोर्स, दिस इज ए टाइप ऑफ फोर्स, वेट क्या एक टाइप ऑफ फोर्स है। तो मान लीजिए कि आपका वेट यहाँ पे अभी 70 kg का दिखा रहा है, लगभग 70 kg दिखा रहा है, ठीक है, और तो आपको मास निकालना है, आपका मास कितना होगा, तो आपका मास कितना होगा, तो इस फार्मूला से W इज इक्वल टू क्या हो गया, एम जी, तो M निकालना है, तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G इधर डिवाइड हो जाएगा, तो W/G, तो 70/9.8 का जगह हम अप्रॉक्सीमेट 10 मानते हैं, लगभग 10, तो कितना हो जाएगा, 7 kg आपका मास हो जाएगा एक्चुअल, लेकिन आपका वेट 70 किस लिए दिखा रहा है, इस G के कारण। ये जो G होता है, जो G का 9.8 है, इसके कारण आपका वेट कितना दिखा रहा है, 70 kg। याद रखिएगा मून में G का मान कितना होता है, मून में G का मान कितना होता है, तो मून में G का मान होता है 1/6 ऑफ अर्थ, ठीक है, 1/6 ऑफ अर्थ ग्रेविटी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा मास क्या और वेट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। एक्चुअल जो आपका वेट दिखाता है उतना आपका होता नहीं है, वो सिर्फ जी के कारण उतना आपको दिख रहा है। अब हम आते हैं फोर्स के बारे में देखिए फोर्स क्या है, तो फोर्स अगर हम फोर्स देखेंगे ऐसा बोलचाल भाषा में, तो फोर्स इज पुल और पुश और पुल। जब हम पुश और पुल करेंगे तो कोई बॉडी में अगर मूवमेंट दिखेगा तो उसे हम बोलेंगे कि हमने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, हमने फोर्स अप्लाई किया। और फोर्स से क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, तो बॉडी का शेप चेंज हो सकता है, बॉडी मूव कर सकता है, बॉडी अगर रेस्ट में है तो मूव कर सकता है, बॉडी अगर रेस्ट में है तो मूव कर सकता है, और बॉडी मोशन में है तो वो रेस्ट में आ सकता है, फोर्स अगर लगाएंगे तो, ठीक है। उस बॉडी का शेप चेंज कर सकता है, ठीक है, बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर सकता है, कोई अगर मूविंग बॉडी है तो उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो ये फोर्स का इफेक्ट है, शेप का में चेंज, रेस्ट बॉडी को मूविंग में, मूविंग बॉडी को रेस्ट में, डायरेक्शन चेंज, ये सारे क्या है, दीज आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये किसका फोर्स का इफेक्ट है, ठीक है, ये किसका इफेक्ट है, तो फोर्स का इफेक्ट है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। और फोर्स क्या है, तो पुल और पुश, कोई बॉडी को जब पुल और पुश करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। बट अगर हम देखेंगे न्यूटन का सेकेंड लॉ, ठीक है, न्यूटन का सेकेंड लॉ से, तो फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये सेकेंड है, ठीक है, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, मतलब कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो अप्लाइड फोर्स के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये हो गया आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। अब दोनों तरह से अगर पूछा जाएगा, मान लीजिए कुछ शॉर्ट क्वेश्चन या टेलेंडर क्वेश्चन में 2-3 में, तो इस तरह से लिखिएगा कि दोनों को लिख दीजिएगा कि फोर्स है क्या, और यहाँ पे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ
मोमेंटम, ठीक है, dp बाई dt। ये dp बाई dt, p क्या है तो p है मोमेंटम और dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ टाइम। तो जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या होगा, f इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का वैल्यू यदि एक रखते हैं, इस कांस्टेंट का वैल्यू एक रखते हैं तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dp बाई dt, ठीक है। अब सभी को पता है कि p इज इक्वल टू क्या होता है, p इज इक्वल टू क्या होता है, एक मिनट, जो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। वही चीज़ हमने यहाँ पे पुट किया, एक मिनट, वही चीज़ हमने यहाँ क्या पुट किया कि f इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी दिया हुआ है, ठीक है। तो p इज इक्वल टू एम भी, मास इंटू वेलोसिटी, क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। देन यहाँ p के जगह हम क्या कर देंगे, f इज इक्वल टू, यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ मैं रेड कलर से दिखा दे रहा हूँ आपको कि यहाँ डी एम भी बाई डी टी, ठीक है, और डी एम भी बाई डी टी। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम, यहाँ से d को v से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वी बाई डी टी इंटू एम, ठीक है, डी वी बाई डी टी इंटू एम, आपको दिखता होगा डी वी बाई डी टी इंटू एम। और फिर क्या हो सकता है, इस m को यहाँ पुट कर दिए m, और इंटू जो डी वी बाई डी टी है, ये क्या है, डी वी बाई डी टी क्या है, तो ये एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये एक्सेलरेशन है। देयर मीन्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन, ये भी आप लिख सकते हैं इस तरह से पूरा डेराइव करके। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये रहा फोर्स का डेफिनेशन। अब हम आगे देखते हैं, फोर्स क्या है तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। अब यूनिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट हो जाएगा न्यूटन, या फिर आप यहाँ लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी एक यूनिट है। और इसका सीजीएस यूनिट क्या है तो डाइन, ठीक है, डाइन। याद रखिएगा 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है, ठीक है, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। और डायमेंशन क्या होता है, MLT -2, MLT -2, ठीक है, MLT -2, MLT -2। अब आते हैं हम वर्क पे, जो अगला टॉपिक है आपका वर्क, ठीक है। आई थिंक समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो या सब्सक्राइब कर देना चैनल, ठीक है, बहुत मेहनत लगता है बनाने में कंटेंट को, ये जो नोट्स लिखने में बहुत समय लगता है, तो एक बार कम से कम सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और कुछ दिन बाद मैं चैनल बनाऊंगा तो ये जो नोट्स दिख रही है वो मैं शेयर कर दूंगा PDF इसका, ठीक है, ठीक है। और मैं ये जो हिंदी में लिखेंगे उनके लिए भी फ़ायदे हैं, कोई ये हार्म नहीं होगा, ठीक है, समझ में तो आएगा ही, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और इसको इग्नोर कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ फिजिकल साइंस को इग्नोर कर रहे हैं, बट आसान है, उतना बहुत टफ है नहीं, ठीक है। बायोलॉजी बहुत टफ है, तो इसको ज़रूर आप लिखिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप इससे स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं वर्क क्या, व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस बाय अप्लाइंग फोर्स then work is said to be done, applying force then work is said to be on it, जब हम इस पर लगाएंगे, when body is displaced applying force on it then work is said to be done, ठीक है। मतलब कि जब हम किसी चीज़ पे, जैसे एज एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि अगर ये बॉडी यहाँ पे है, ठीक है, ये बॉडी यहाँ पे है, और अभी समय हो रहा है, मान लीजिए 5 बज रहा है, अभी समय कितना हो रहा है, 5 AM बज रहा है, ठीक है। 5:10 पर ये बॉडी यहाँ डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। और इस पर आपने जो फोर्स लगाया था वो फोर्स था F। जब आपने F फोर्स लगाया तो बॉडी क्या हो गया, इतना दूर डिस्प्लेस किया, ठीक है, ये बॉडी क्या हो गया, इतना दूर डिस्प्लेस किया। तो फोर्स लगाने से जो डिस्प्लेसमेंट आया, मान लीजिए डी डिस्प्लेसमेंट आया, ठीक है, डी डिस्प्लेसमेंट आया, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपने काम किया, देन वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क कुछ भी होगा तो वर्क हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या F इंटू डी, यहाँ पे हमने S से डिनोट किया है, ठीक है, यहाँ पे हमने S से डिनोट किया है, ठीक है। अब मान लीजिए एक एग्जांपल है कि एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ पे A बॉडी है और यहाँ पे B बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे A बॉडी और यहाँ पे B।
मान लीजिए यहाँ से यहाँ आपको ले जाना है, ठीक है, कोई सामान पहुँचाना है, लेकिन आप यहाँ पे कोई मान लीजिए 1 किलो आलू पहुँचाना है आपको, ठीक है, बट आप 1 किलो आलू लेके गए, बट आपका दोस्त यहाँ पे था नहीं, यहाँ पे था नहीं, तो आप क्या हो गया, आलू वापस लेके आ जाएंगे, आलू वापस लेके आ जाएंगे, तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है। तो आपका बॉडी क्या हो गया, आपका जो बॉडी हो गया, आपका जो बॉडी हो गया, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो एस जो हो गया वो ज़ीरो हो गया। देयर मीन्स वर्क डन क्या हो गया, ज़ीरो। वर्क डन क्या हो गया, ज़ीरो। तो इसका मतलब आपने कोई काम तो नहीं किया, सिर्फ आपका एनर्जी खर्चा हुआ, ठीक है, आपका कुछ काम नहीं किया, क्योंकि बॉडी डिस्प्लेस तो हुआ ही नहीं। आपने आलू लेके गया था, वापस आलू को ला के वहीं पर रख दिया, जहाँ पर था वहीं पर रख दिया, इसका मतलब आपका बॉडी डिस्प्लेस हुआ नहीं। तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्क इज़ ज़ीरो। वर्क क्या हो गया, ज़ीरो, आपने कोई काम नहीं किया, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या बोला डेफिनेशन में। तो क्या बोला, व्हेन ए बॉडी इज डिस्प्लेस बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट देन वर्क इज सेड टू बी डन। जब हम बॉडी में फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो मूव करेगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, वर्क डन हुआ है, ठीक है। इफ बॉडी इज डिस्प्लेस बाय डिस्टेंस एस, मान लीजिए एस डिस्टेंस डिस्प्लेस किया, ठीक है, अप्लाइंग ए फोर्स एफ, जब हमने एफ फोर्स अप्लाई किया तो वर्क डन कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस, ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस। यूनिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट हो जाएगा इसका सीजीएस यूनिट अर्ग है, और एसआई यूनिट जूल है, ठीक है, एसआई यूनिट जूल है। डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो डायमेंशन हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू, ये डायमेंशन, दिस इज डायम। और ये क्या है, 1 जूल बराबर 10 का पावर माइनस 7 अर्ग, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। और अगर वर्क एंगल बना, अगर वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑन एन एंगल, ठीक है, अगर थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है, कितना थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है, तो मान लीजिए इधर फोर्स लगा रहा है, बॉडी इधर डिस्प्लेस हो रहा है, तो एंगल थीटा बना रहा है, देन वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। इस पर बहुत डेरिवेशन बहुत बड़ा होगा, बट आपसे हमको मुझे नहीं लगता पूछेगा, सिर्फ डेफिनेशन बोला गया है, ठीक है। अब थोड़ा हम टाइप्स देख लेते वर्क के। पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क, ये 3 वर्क है, 3 टाइप है वर्क के, ठीक है। पॉजिटिव वर्क है, नेगेटिव वर्क है और जीरो वर्क है। जीरो वर्क का तो एग्जांपल मैंने बता ही दिया कि अगर बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रहा है और आपने फोर्स लगाया है और डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो आपने कोई काम नहीं किया, दैट मीन्स जीरो वर्क, ठीक है। नेगेटिव वर्क कब, जब हम फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाएंगे बट बॉडी उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, तो उसे हम नेगेटिव वर्क बोलेंगे। और पॉजिटिव वर्क उसे बोलेंगे जब हम फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा रहे बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उसे हम पॉजिटिव वर्क कहेंगे, ओके। अब हम आगे देखते हैं, जो अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है पावर। अगला टॉपिक क्या है, पावर, शक्ति जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो द टाइम ऑफ रेट ऑफ वर्क डन बाय अ बॉडी इज कॉल्ड पावर, ठीक है। जो कार्य करने का जो दर होता है, दर, ठीक है, दर, रेट जो होता है, काम करने का जो रेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, पावर। देयर मीन्स पावर, समय के साथ जो काम कर रहा है, मतलब कि समय के साथ जो काम हो रहा है उसी को हम क्या कहेंगे, पावर कहेंगे, ठीक है। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W बाई टी। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W बाई टी। क्या, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, कार्य करने की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति। सिंपल सा ये है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, कौन सा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। एसआई यूनिट इसका वाट होता है और या जूल, ठीक है, वाट से या जूल से मेजर करते हैं। अब कुछ बिगर यूनिट्स देख लेते हैं। 1 किलो वाट इक्वल टू 10 का पावर 3 वाट। 1 मेगावाट इक्वल टू 10 का पावर 6 वाट। 1 हॉर्स पावर, ये 1 HP, देखिएगा बाइक वगैरह का इंजन इतना HP का है बोलता है सभी कोई, तो 1 HP में 746 वाट का होता है, 1 HP में 746 वाट होता है, ठीक है। और 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, यानी 3.6 मेगा जूल, ठीक है। ये वाला वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के ये से, ठीक है। अब हम आते हैं एनर्जी। आई थिंक समझ में आ गया होगा ये वाला, ठीक है। अब हम एनर्जी पे आते हैं। एनर्जी क्या है, ऊर्जा। एनर्जी, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी, ठीक है। काम करने का जो क्षमता होता है, जो पोटेंशियल, काम करने का जो पोटेंशियल क्षमता है, ठीक है, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। कार्य करने की जो क्षमता, कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी। जो काम करने की आपका क्षमता है उसे हम एनर्जी कहते हैं। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, कौन सा क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट क्या है, तो जूल है। ऐसा यूनिट क्या है, जूल। और सीजीएस यूनिट क्या है, तो अर्ग। सीजीएस यूनिट क्या है, अर्ग। और 1 किलो जूल में
1 किलो जूल में कितना होता है, 1 किलो जूल में 10⁻³ जूल। आई थिंक ये समझ में आया होगा, आ गया होगा। कोई अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और तो ये मैंने दूसरा टॉपिक पूरा ख़त्म कर दिया। जो दूसरा टॉपिक में जितने भी सब टॉपिक थे मैंने ख़त्म कर दिया, आप देख लीजिएगा सिलेबस, ठीक है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, यदि वीडियो अच्छा लगे तो यार शेयर कर देना और कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। कैसा लग रहा है इससे मुझे पता चलेगा, ठीक है। बस इतनी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसे बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और कुछ दिन बाद ये नोट्स भी मैं सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। मैं बना रहा हूँ टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक दे दूँगा और उसमें शेयर भी कर दूँगा, ठीक है। तो यार शेयर ज़रूर करना आप लोग, ठीक है। और कमेंट ज़रूर करना कैसा लगा, एंड अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।